आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। हेलो। हाँ हाँ हेलो। तो ये हाँ जो आप बता रहे थे ना कंबोडिया का, जी। इसको आप देख लीजिएगा, आप कहीं से भी देख लीजिए, चाहे गूगल से ही हल्का सा सर्च कर लीजिए या अच्छा कहीं से भी किसी ठीक ऑफिशियल है। वेबसाइट से, आप पाएंगे ठीक है। इसको कि 10वीं सदी के पहले का है ही नहीं है। अच्छा, हाँ, ये जितने भी कंसेप्ट आए हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश का, बात 8वीं तो सही 10वीं है। सदी के बाद ही आए हैं, उससे पहले के मैं थे ही नहीं देखिए, कभी। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बात है, इसको तो प्रमाणित आर्य वाले भी नहीं मानते हैं। नहीं तो आर्य समाज तो मैं बता तो रहा हूँ, आर्य समाज जो है वो हम्म 1875 में आए हैं, तो उनकी जो सोच है वो थोड़ी सी हम्म। 18वीं और 19वीं सदी की सोच है। वो अपने से जो पुरानी जो लेकिन सोच वो है ना उसको जो वो उसको डिस्कार्ड करेंगे। वो तो लेकिन उस हिस्ट्री के ही बुक्स को लेते हैं ना, जैसे दर्शन हो गए, उपनिषद हो गए, वो या यही तो ब्राह्मण वो ग्रंथ घालमेल हो कर गए। रहे हैं, यही तो वो घालमेल कर क्या? रहे हैं। आप ये बताइए कि अगर आपको अभी से जी। पहुंचा दिया जाए, 2000 साल पहले के हम्म इतिहास को दिखाया जाए आपको, हम्म या एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आपको एक आदिवासी हम्म। क्षेत्र में भेज दिया जाए, आप बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट आदमी हैं, ठीक है। आप जब जाएंगे वहां पे तो देखेंगे कि वो बंदा तो पेड़ों की पत्तियां तोड़कर लाकर इस बीमारी का ये इलाज कर ले रहा है, इसके यहाँ ठीक तो है। ये चीज हो रही है, वो तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा वाह क्या साइंस है, इसमें तो पूरी की हम्म पूरी साइंस है। लेकिन उस हम्म। बंदे को नहीं पता है कि ये क्या साइंस है क्या नहीं है, ठीक नहीं है। पता है ना। तो वो ठीक बंदा है। तो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, सब चीज वैसे ही चल रहा है, और ये आप जब जाओगे तो आप क्या कहना शुरू करोगे, वाह उनने क्या खोज कर रखी है, उनने क्या साइंस है। तो जो वेदों की ठीक है। बात आप करते हैं ना, उसमें जो श्लोक लिखे हैं, जो भी चीजें लिखी हैं, वो मंत्र उसी है। तरह से जी। चलती आती आ रही हैं। समय के जो लोग थे आज से 400-500 साल आप पहला, उनके जो टीकाकार हैं, उवट हैं, जो 11वीं सदी के माने जाते हैं, फिर 12वीं हम्म सदी में आते हैं, 13वीं सदी के, शायद 14वीं सदी के माने जाते हैं, 15वीं सदी के। तो ये लोग हम्म। जो टीका करते हैं वो बताते हैं, उसको प्रकृति से जोड़ते हैं, उसमें बहुत सारे अंधविश्वास आ जाती है। फिर जब 19वीं सदी में ये दयानंद सरस्वती के जो भाष्य आते हैं, आर्य समाजियों के हम्म भाष्य आते हैं, तब तक साइंस आ हम्म। चुका था, तो ये अपने नजरिए से देखते हैं। अब वो अच्छा जो ठीक है। पर्यायवाची शब्द हैं उनके, हम्म भाई एक शब्द जो है, आप संस्कृत का उठा लीजिए, अग्नि शब्द को ही उठा लीजिए, उसके 84 मीनिंग है, सही 84 बात मीनिंग है। है। तो आप सही बात उसमें है। से जो बेस्ट सुटेबल है, अपने हिसाब से जो लग रहा है उस हिसाब से आप उसको हम्म लगाएंगे कि भाई उसने तो गलत कर रखा है, ये शब्द भी तो हो सकता था। तो आपने हाँ तो पूरा सही बात है। भाष्य बदल लिया। फिर तो जब पूरा सही भाष्य है। बदल जाएगा तो आप उस हिसाब से फिर पेश करने लगेंगे। तो इसमें ये कहाँ प्रूफ हुआ कि वेद जो है वो सर्वमान्य है, सत्य है? वो तो अलग अलग समय काल में जिसको जो समझ में आया वो वही कर रहा है। लेकिन सही से जरूरी नहीं है कि जिसने भी हर डिकोड किया सही कालखंड से में, डिकोड किया हो। देखिए हर कालखंड हाँ में जो बंदा होगा वही कहेगा कि मेरा वाला सही है, ये याद हाँ। रखिएगा हमेशा। अच्छा आप भारत में ठीक है। जितनी ये जो चीजें चली हैं, छुआछूत और ये वो क्यों चली है? हम्म भाई शास्त्रों में हम्म लिखा है, चली है। आज जब आप उसको ट्रांसलेशन कराओगे तो आपके माइंड में आ गया है कि नहीं, हमको छुआछूत नहीं करना है, तो आप क्यों उसको हम्म कंटिन्यू करोगे? आप उसका मतलब ही ऐसा बदल दोगे कि दिखाई ही ना दे वो चीज, कुछ दूसरी चीज दिखाई दे। तो यही तो हो रहा है। हम्म। आर्य समाज कुछ नहीं थोड़े कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि ये वेदों की बात चीजों का तो शब्द आपकी। बदल रहा है, हम्म अर्थ ही तो हम्म। बदल रहा है, और फिर अर्थ बदल रहा है तो उससे फेक न्यूज प्रचारित होना शुरू हो रही है। फेक लेकिन न्यूज एक क्या आ चीज ये रही है। है कि वेदों में विज्ञान है, हम्म। यही तो चीज हो अच्छा। रही है ना। हम्म 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 अब बताइए वेदों में कैसे विज्ञान हो सकता है? अगर वेदों में विज्ञान होता तो हम लोग आज इस हम्म। स्थिति में होते हैं? आज आर्य समाजी सारे साइंटिस्ट होते हैं, सारे लोग नए नए हाँ। अस्त्र शस्त्र सारी चीजें बना रहे होते हैं। सही बात है। सिर्फ शब्दों में विज्ञान थोड़े होता है जी, आप बताओ। प्रैक्टिकल अच्छा ग्राउंड पे भी तो लेकिन दिखना चाहिए। हाँ हाँ, टेक्निकली मैं एक चीज ये देख रहा था कि जैसे विज्ञान ये मानता है कि हर चीज वाइब्रेशन से चलती, कुछ भी हो वाइब्रेशन है हर जगह, वाइब्रेशन से ही है सब कुछ। मतलब एक आखिरी पदार्थ को तोड़ते तोड़ते आखिरी वाइब्रेशन बचती है, जिसको स्टिंग नाम दिए हैं, है ना? इसको तो आप बताते मानते हैं। जाए बताते जाए बताते जाए। तो एक चीज ये भी है, जैसे अग्नि आपने बोला ना, अग्नि के 84 मतलब है ना, 84 मीनिंग है। हाँ तो हाँ हाँ। अग्नि जो शब्द बना है वो 1 2 3 4 वर्ड से बना है। ये मानते हैं वैदिक लोग, ये भी मानते हैं कि अक्षर का मतलब होता है। जैसे आ का मतलब अलग हुआ, का मतलब अलग हुआ, खा का मतलब अलग, एक अक्षर का वो मतलब एक अक्षर का वो माने मानते हैं। ठीक है, उन अक्षरों को माने से जोड़ के फिर अग्नि को बनाते हैं वो लोग कि अग्नि का ये मतलब हुआ। और एक तरह से अग्नि को हम किस नाम से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एक माने ये मानते हैं वो लोग, है ना? तो जब अक्षरों के मतलबों को मिला के देख रहे हैं, और ऐसे आ का 3 मतलब है, खा का 4 मतलब है, ऐसे से भी बताते हैं कि आ से 4 मतलब है। आ से बढ़ाना, कम करना, बड़ा से, ऐसे से मतलब एक अक्षर के कई मतलब बताते हैं। वो अक्षर बताते हैं कि प्रकृति से ही मिले हैं।
नहीं, मतलब कैसे स्वर हो और सकता है? व्यंजन। आप ये देखिए कि जब आप वेद को डिफाइन करेंगे कि इसमें ये शब्द लिखे हैं, हम्म, तो उन हम्म, शब्दों को लिखे होने के लिए जैसे ये बताते हैं कि देवनागरी लिपि से पहले कभी लिखे ही नहीं, देवनागरी लिपि में ही इनकी मूल प्रतिलिपि मिली है और देवनागरी लिपि में हम्म, ही ये लोग लिखे हैं। हम्म, उसके पहले इसके कई सारे शब्द मिलते भी नहीं थे, जैसे री वगैरह नहीं शब्द पाए। तो दूसरी तीसरी सदी से पहले मिला ही नहीं है। री त्र कौन सा छ, शब्द? री जिससे ऋषि बनता है, ऋग्वेद बनता है। जो हाँ हाँ। ब्राह्मी तो री लिपि है, री बना किन शब्दों से मिला के, ये तो देखिए। पूरी बात सुन लीजिए। लिखने के लिए ना अच्छा, हमें हाँ, लिपि की जरूरत होती है। सही बात है। जब आप किसी व्याकरण को भी बनाएंगे, जैसे संस्कृत ही है, हम्म, उसका भी व्याकरण जब आप बनाने जाएंगे तो उसके लिए आपको ना एक व्याकरण की जरूरत होगी। जब किसी भाषा को आप करने जाएंगे, प्रोजेक्ट करने, हम्म, तो उसके लिए फिर आपको लिखना पड़ेगा। हम्म, लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप उसको हम्म, लिखेंगे नहीं तो मन में तो बहुत सारे विचार आते हैं। सारे विचार सही होते हैं, हर विचार को 5,000 साल बाद पीढ़ी दर पीढ़ी वही चीज एग्जैक्ट कोई लिख ले, ऐसा तो है नहीं पॉसिबल। हम्म, उसके लिए कहीं ना कहीं लिखा होना जरूरी है। तो इसीलिए जो संस्कृत का व्याकरण है, वो व्याकरण हम्म, कहीं ना कहीं लिखा होना जरूरी है, और वो कभी लिखावट हुई ही नहीं। मौखिक जो परंपरा आप बता रहे हैं, तो इसका मतलब हम्म। ये है कि कहीं ना कहीं वेद का गठन हुआ होगा, और जब गठन होगा तो प्रॉपर कहीं ना कहीं लिखा गया होगा, और वहां से पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ला रहा होगा। इसका मतलब बस ये हुआ। देखिए, जहाँ तक मैंने दयानंद सरस्वती जी को पढ़ा, उन्होंने कहा कि वेदों की जो मंत्र हैं वो ऋचाएं हैं, वाइब्रेशन है, जिनको 4 लोगों ने सुना और फिर सुन के उसको कंठस्थ किया और आगे बढ़ाया, शिष्य दर शिष्य बढ़ाते गए। फिर इसकी पांडुलिपियां भी लिखी गई ये अलग चार भाषा लोग में। फिर ये इसको, ये चार लोग कौन थे? इनके नाम बताते हैं जैसे अग्नि, आदित्य, वायु और जैसे भारत में देखा गया है कि जितनी भी इनकी परंपराएं मिलती हैं, वो सारी हम्म, परंपराएं बौद्धों से ही जुड़ी हुई होती हैं। हर चीज हम्म, बौद्धों से ही। जैसे उनके भी बताया जाता है कि उनके 5 जो शिष्य थे, उसमें से 4 हम्म, ब्राह्मण थे। वो पहली बार उन चारों अच्छा, को उपदेश दिए थे। अच्छा। तो वही 4 ब्राह्मण को लेकर ये आगे तो नहीं बढ़ गए। आपको हर चीज को पॉसिबिलिटीज, लेकिन क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि हाँ इनको लेके बौद्ध आगे बढ़ गया हो। हाँ, इसके लिए हाँ, प्रमाण होना लेकिन जरूरी है। जब हम हाँ खुदाई हाँ, करते सही हैं, बात है। जब हम खुदाई करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके प्रमाण मिलते हैं, उनके तो मिलते ही नहीं है। और हम्म, दूसरी चीज कि जो पहले से अवेलेबल होगा, तो दूसरा जो हम्म। नया आएगा उसका खंडन करेगा। अच्छा, विमान बनने से पहले विमान शास्त्र किताब थी भारत में, ये फिर इसको आप कैसे कहेंगे? मेरी बात को सुन लीजिए, इसको भी मैं बता देता हूँ। किसी भी जी, चीज का जब खंडन होता है, इसका मतलब कि पहले उसका मंडन हुआ होगा। ये आर्य समाज का ही नियम सही बात है, है ना? तो आप ये सही बात है। देखिए कि जितनी भी ब्राह्मणों की किताब मिलेगी, सब में नास्तिकों का हम्म, खंडन, बुद्ध का खंडन मिलता है। बुद्ध का खंडन मिलता है? हाँ हाँ हाँ, सभी में तो नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता सभी में। ज्यादातर में मिलता है। ज्यादातर में, पुराणों में किस तरह से मिलता है खंडन, आप बताएं जरा। जैसे रामायण में तो सीधे सीधे तौर पर लिख दिया गया है कि नास्तिक तथागत बुद्ध चोर दंड समान है। ये तो तुलसीदास ने लिखा है ना, आप नहीं, वाल्मीकि ने तुलसीदास लिखाई। नहीं, वाल्मीकि रामायण की बता रहा हूँ मैं। क्या लिखा है बताइए, मंत्र। वाल्मीकि रामायण में हाँ, सीधे क्या सीधे लिखा है? लिखा हुआ है कि जो क्या? तथागत बुद्ध हैं, मैं आपको हम्म, कोट पूरी तरह से भेज दूंगा। उसमें गीता जी, प्रेस की किताब आप उठाएंगे, आपको मिल जाएगा। ये हम्म, पूरी तरह से मतलब हम्म, प्रूफ है, ऐसा नहीं है कि मैं हम्म, याद नहीं है या वैसे बोल रहा हूँ। पूरी 100% सही वो है। बात है। तो वहां तो पे सीधे सीधे आर्य फिर समाजी तो महाभारत इसको देख मानते लीजिए। हैं कि ये मिला दी गई है। हाँ, वो उनका अपना है, क्योंकि वो जब अपनी बात रखेंगे तो जो चीजें उनको फंसेगी उसको हटाना चाहेंगे वो। भाई, हम्म, मिलावट इसी को तो कहते हैं कि जहाँ पे आप फंस रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे हमारे सिद्धांत गलत हो रहे हैं, तो आप कहोगे हम्म। कि भैया फिर ये मिलावट है, ये हमारे उस सिद्धांतों पे नहीं फिट बैठ रहा, मतलब हाँ, ये कुछ क्योंकि वो गड़बड़ अपने है। सिद्धांतों को मान रहे हैं ना। तो सिद्धांतों को वो कैसे मान रहे हैं? उनको इनिशियल पॉइंट कैसे पता है? अच्छा, ये एक चीज हमको ये बताइए, इनिशियल धम्मपाद में मैंने भी पॉइंट, पढ़ा था। सुनिए जी, मेरी बात को। जैसे मान लेते हैं कि मैंने कोई थियरी गढ़ी, सही और बात है। ये थियरी जो है 10 पीढ़ी बाद बच्चे को पता चली। वो ठीक है। मेरी ही थियरी पढ़ के वो कैसे अनुमान लगा लेगा कि इसमें कौन सा मिलावटी है और कौन सा सही है? हो सकता है कि जिसको मिलावटी समझ रहा हो वही मेरा हम्म, मेन पॉइंट हो। अच्छा। हाँ, वो कैसे अनुमान लगा लेगा? उसको मेरा फीडबैक तो पता नहीं है। वो हम्म, वो अगर उसके मन में एक वो बैठा लिया है पहले से सिद्धांत कि इसी पॉइंट से रिलेटेड जो बातें सही होंगी उसी को मैं मानूंगा, तो वो हाँ, मेरे निष्पक्ष नहीं, सिद्धांत को, हाँ, वो मेरे पॉइंट को सही नहीं मान रहा, वो पक्षपात अपने है, पॉइंट को, पक्षपात। हाँ, वो अपने पॉइंट को सही मान रहा है। तो हाँ, आप जब पक्षपात किसी, मतलब। हाँ, जो आप किसी को मिलावट की बात कहेंगे ना, तो ये आपका हम्म, अपने एक पहले से पूर्व निर्धारित कर रखा है, उस सिद्धांत पे चल रहे हैं, न कि क्या हम्म, सही है क्या गलत है उससे नहीं मतलब है। आप अपने ठीक सिद्धांत है, को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। अब तो ये पूछें। विमान शास्त्र के बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो विमान बनने से पहले भी विमान शास्त्र था। नहीं नहीं, विमान बनने से पहले कभी भी विमान शास्त्र नहीं था,
क्यों जो नहीं? भी दयानंद सरस्वती जी हमेशा बोलते थे कि विमान बनने की टेक्निक है, हवा में उड़ने की टेक्निक, विमान बना के आप हवा में उड़ सकते हैं, टेक्निक है। दयानंद सरस्वती ने तो कहा है, और विमान बनने से पहले कहा है उन्होंने। लेकिन विमान शास्त्र के बारे में उनने कहाँ कहा है? विमान उनने जो शास्त्र संभावना जताई है कि हाँ विमान जो शास्त्र के बारे में कहा है भैया, विमान शास्त्र के बारे में जो उनने कहा है कि कि हाँ विमान शास्त्र है, ये आप वेदों सुने से मेरी निकला बात है। को, आप बताइए। देखिएगा कि दयानंद सरस्वती ये 19वीं सदी में थे, हम्म, ठीक है ना? बताइए। और हाँ, जो बताइए बताइए। ये थे, आप 15वीं सदी में चले जाइए, कौन? लियोनार्डो दा विंसी। हम्म, तो इनकी हम्म, स्केचिंग मिली है पूरी ग्लाइडर की, ये पेंटिंग बनाए थे जिसमें हाँ, एक ग्लाइडर उड़ रहा है, ठीक अच्छा। है? हाँ, तो ये जो हम्म, हमारी कल्पनाएं हैं कि हम भी उड़ सकते हैं, उड़े। आप अमेजन पे अभी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, अमेजन प्राइम होता है उस पे, उसमें हाँ हाँ दिखाया हाँ। है कि 18वीं सदी में ही, जब ये 19वीं सदी में थे, 18वीं सदी में ही ये तरह तरह के गुब्बारे बड़े बड़े बना के आसमान में जाते थे और टेम्परेचर माप के आते थे जो साइंटिस्ट थे। तो ये क्या हम्म, कभी कभी 8-8 किलोमीटर तक भी जाते थे, जम जाता था, हम्म, तो उनसे वो अनुमान लगा लिए थे कितने लेयर पर हवा घटती है, कितने लेयर पर क्या होता है। इनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उड़ने का तो हम्म, प्रयास सबने बहुत पहले किया, लेकिन भारत में ठीक सिर्फ है। कागजों पे रहा। भारत में सिर्फ कागजों पे रहा, कौन सा लेकिन वो एक्सपेरिमेंट हुआ? 8 साल पहले मानते हैं ना, एक लोग मुंबई के थे, उन्होंने उड़ाया था। वो भी फेक न्यूज हम्म, निकल गया। जो बृहद विमान शास्त्र हम्म। था वो भी फेक न्यूज निकल गया। नहीं, विमान दोनों। शास्त्र को हाँ कैसे हाँ, आप देखते हैं? उसमें तो मैं लिखी बता हुई रहा है हूँ, बात मैं ना। पूरी बात बता देता हूँ आपको, पूरा प्रूफ के साथ बता देता हूँ। पहली बताइए। बार जो आपका विमान शास्त्र छपा है, वो छपा है 1959 में। 1959। हाँ, 1959 में। और ठीक है। फिर उसके 6-7 साल बाद 66-67 के करीब में एक दूसरी किताब आती है, वैमानिका शास्त्र, जिसमें हम्म, बकायदे फोटो भी होते हैं, हम्म, ठीक है ना? बकायदे फोटो भी होते हैं उसमें, तरह तरह के विमानों की और उनकी फोटो भी स्केचिंग होती है। और फिर एक हम्म, अफवाह उड़नी शुरू हो जाती है कि ये हमारे पास किताब थी और राइट ब्रदर से भी पहले 8 साल हमारे तलपड़े ने उड़ाया था। जांच हम्म, कमेटी बैठती है, तो जांच कमेटी का दिया जाता है इनको आईएसी बेंगलुरु को। फिर हम्म, एरोनॉटिक्स जो डिपार्टमेंट है वो, और हम्म, मैकेनिकल डिपार्टमेंट जो कि हम्म, मूवमेंट और जो एरोप्लेन से रिलेटेड जो रिसर्च कर सके, ये 2 डिपार्टमेंट मिलकर काम करते हैं। और इसमें से हम्म, 5 ब्राह्मण लोग ही जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट अच्छा। एनी एंटी ब्राह्मण लोग जाते हैं, वो ब्राह्मण ही हाँ, जाते हैं। वो अलग बात। वो जाते हैं, हम्म, वो रिसर्च करते हैं और फिर अपना कंक्लूजन एक रिसर्च पेपर देते हैं। वो आज आप भी गूगल पे टाइप कर लीजिए, क्रिटिकल हम्म, स्टडी ऑफ वैमानिका शास्त्र, आपको मिल जाएगा रिसर्च पेपर हम्म, गूगल पे। हाँ, पढ़िए, उस पे साफ साफ लिखा है, उन लोगों ने एक एक चीज दिया है हम्म, कि दयानंद सरस्वती का जो क्लेम था कि ये 3 मंत्र हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जो विमान थे वो एक हम्म, प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाते थे। अच्छा। हाँ, वो तीनों मंत्र भी लिख के दिखाया है उसमें, और बताया है कि ये हम्म, तीनों मंत्र जो हैं अलग से पुट हम्म, किए गए हैं, ये वेदों के नहीं है। किसी भी वेद की अच्छा। पूरी स्टडी की गई है, वेद के ये मंत्र नहीं है। फिर क्योंकि ये भी कुछ वैदिक मंत्र तो अलग अलग व्यक्तियों की लिखी हुई बुक से मिलता भी है ना, जैसे बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं। दयानंद करेक्शन सरस्वती तक का ये भी मिलता है। कहना था कि जो हमारे हम्म, ऋग्वेद है वह पूरी तरह हम्म, से कंप्लीट नहीं है, इसके बहुत सारे खंड नष्ट हो गए हैं, उनका ये कहना था। हम्म, और हाँ इसीलिए हाँ वो हाँ 3 उनने पुट अप कर दिया था कि ये 3 उसके हाँ हो सकते हैं, ये उनकी संभावना थी, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो क्योंकि अब वेदों के मंत्र अधिकतर है, जैसे देखिए, और लोगों की बुक से भी मिलते हैं ना, जैसे वो सुश्रुत आप संहिता, चरक संहिता देखिए, से भी कुछ हम मंत्र हम मिले हैं। कितनी भी बातें कर लें, जो एक किताब आ रही है किसी भी पब्लिकेशन की, अगर उनमें नहीं मिल रहा है तो हम उसको नहीं स्वीकृति दे सकते हैं। तो उनने नहीं दिया स्वीकृति, उनने ये बात को कहा। फिर आगे क्या होता है कि उनने पूरी जांच की, पता चलता हम्म, है कि 1920 के करीब में एक पांडुलिपि मिली जिसपे हम्म, सिग्नेचर था, जो सुब्बा राव शास्त्री हैं उनके जो असिस्टेंट थे इनका। हम्म, तो हम्म, सुब्बा राव शास्त्री जो हैं उनकी जांच की गई, वो तो उस समय मर चुके थे। हाँ, तो ये जांच बैठी थी 1974 में, लेकिन उस समय इनके हम्म, असिस्टेंट, इनके बेटे भी जिंदा थे जो संस्कृत लाइब्रेरी के इंचार्ज थे। तो पूरी जांच हम्म, बैठी, रिजल्ट जो निकल के आया वो सारा उसमें लिखा हुआ है, उस रिसर्च पेपर में। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो जो है, शास्त्री जी कहते हैं कि हम जब छोटे थे तो बीमार पड़ गए थे, तो हमारा एक भाई हम्म, भी मर गया था, फिर हम जंगल में चले गए, मेरे भाई बहन ने छोड़ दिया, बहुत बुरे हो गए थे। फिर एक गुफा में गए, एक ऋषि मिले मुझे, वो अपने आश्रम में ले गए, उनने मुझे गुप्त दान दिया, मेरा बीमारी ठीक कर दिया। वहां से मुझे आइडिया लगा कि मुझे अलग अलग जगहों पे जाऊंगा तो मुझे भरद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा हुआ विमान शास्त्र मिलेगा। ये उनने अच्छा, अपनी, हाँ, ये उनने अपनी जीवनी में लिखवाया था कि इस तरह से मुझे विमान शास्त्र मिला है, पांडुलिपि। और अच्छा। हाँ, अब हाँ, क्या हुआ कि जो जांच के लिए उन सभी लोगों को इकट्ठा किया गया तो पता चला
कि इनने क्या किया था कि वो सारी चीजें खुद लिखी थी। एक अंग्रेज पॉलिटेक्निक पढ़ाता था, बंदा अंग्रेज था जो डिजाइनर था इसका सिविल का, वो बंदा स्केचिंग करके देता था विमान की, और ये सारी चीजें लिखावट हुई हैं तकरीबन 1918 से 22 के बीच में। 1903 में राइट ब्रदर्स ऑलरेडी उड़ा चुके थे। तो ये जो इनने किया ये 1922 के करीब में किया, और फिर उसकी पांडुलिपि तैयार करवा के अलग अलग जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट करवाई थी। और फिर इनने एक अनाउंसमेंट किया कि ये अपने ज्ञान के प्राप्ति जो करके आए हैं उसके पास से, गुफा से, तो उन जगहों का सर्च करने जा रहे हैं ताकि अपनी पुरानी किताब की पांडुलिपि मिल सके। हाँ, कुछ मिल जाए। हाँ, तो ये जाते हैं वहां से पांडुलिपि लिख के आते हैं, और जब जांच होती है तो उनमें से एक पांडुलिपि पाई गई वहां पे राजस्थान के यूनिवर्सिटी में, एक पुणे के, मतलब अलग अलग जगहों पे रखी गई थी, जिसमें इनका सिग्नेचर भी बाकायदे पड़ा था। एक 1944 के करीब का सिग्नेचर था, एक 1918 या 22 के करीब का था। तो उससे ये अनुमान लगाया गया कि ये सारी लिखावट हुई है 1922 के करीब पे। सिग्नेचर से मालूम पड़ा या कार्बन टेक्नोलॉजी से मालूम पड़ा? जब रिसर्च हुई तो वो पूरा का पूरा कागज है, तो उसकी कार्बन डेटिंग निकल सकती है, क्योंकि वो कार्बन का पार्ट है। और दूसरी बात ये हुई, तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरी बात को, नहीं कंप्लीट पता चला या वो मैं बता देता हूँ, पूरा बता देता हूँ, सारी चीजें पता चल जाएंगी। उससे भी पता चला, लिखावट भी उन्हीं की थी, वो भी पता चला। और जो उनका असिस्टेंट था जिसने ये काम किया था, उसने बाकायदे स्वीकार भी किया। उसने ये भी कहा कि ये कहते थे मुझसे कि तुम ही ले जाके वहां रख के आओ। वो सारा स्वीकार किया है। हाँ, पूरा स्वीकार किया है उस बंदे ने। और ये पूरी जांच रिपोर्टिंग हुई है। और उनके बेटे ने भी सब बताया कि इनको रात में कभी कभी कहते हैं कि मुझे इनलाइटमेंट हो रहा है, मतलब कुछ चीजें पता चल रही हैं मुझे। तो हाँ, इस तरह की बात मोहम्मद साहब की तरह। तो ये हाँ, तो ये जो चीजें थी ना विमान शास्त्र लिखने की शास्त्री जी के, सुब्बा राव शास्त्री की, तो इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अलग अलग जो साइंटिफिक ओपिनियन रिसर्च पेपर है वहां पे पढ़ेंगे तो ये पोल खुल गई थी, जैसे बाबाओं की पोल खुल जाती है। तो इस तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनने जो भी किया, क्या किया, उनके अंदर कौन सी ग्लानि भाव थी, क्या था, या क्या दिखाना चाह रहे थे। भाई जो सच है उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? आपको अगर लगता है कि पुष्पक विमान आपके रामायण में एक शब्द आया है, इट्स ओके। भाई बौद्धों में भी यान शब्द है, महायान, ही यान, वो भी यान शब्द इस्तेमाल किए हैं हर चीज में। तो शब्द तो जब गाड़ियां नहीं थी उसके पहले भी थे, लोगों ने तो बनाए ही बनाए हैं। तो इसीलिए शब्दों से हम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इस बात पे लोग उतर आए कि हम उसका फर्जी ट्रांसलेशन कर दे, फर्जी चीजें लिख लें, बना दें। अभी देखिए मार्केट में चल रहा है लगातार, नारद पुराण में मिल गया है कोरोना वायरस। अरे वो तो फर्जी है सर। हाँ, पुराण तो मैं बिल्कुल तो इस तरह से फेक न्यूज इसी तरह से तो फैलती है। आप जब भी क्या करते हैं, कोई भी चीज को आप लिख लीजिए, बता दीजिए, कर दीजिए, फेक न्यूज फैला दीजिए। सही बात है। अच्छा, दमपाद में मैंने एक जगह एक लोगों से सुना, फिर मैंने उस पर सर्च भी किया। एक जगह लिखा है कि सूर्य और चंद्र ग्रहण, ये जो दो राक्षस थे, क्या नाम है इनका, ये हर लेते थे। और हाँ, बता रहा हूँ। हाँ, ये जितने ग्रंथ लिखे हैं इनके, बौद्धों के ग्रंथ लिखे हैं या जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हैं, इनकी हुई है पूरी तरह से अदला बदली, और एक ही सोर्स से ये आए हैं दोनों ग्रंथ। ये तो खैर बाद में आए हैं क्योंकि उनके पाली में थे, और पाली से फिर संस्कृत में ट्रांसलेट किए हैं। तो ये जो इनकी मूल ग्रंथ थी बौद्धों की, वो तो इनके खत्म होने के बाद से ही खत्म हो गई थी। आपने भी देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय, सारी चीजें खत्म हो गई। फिर जब दौर इनका शुरुआत हुआ ब्राह्मणों का। नालंदा बौद्धों का है, कैसे प्रमाण है इसका? नालंदा बौद्धों का है, इसमें सारे प्रमाण हैं। उनकी पूरी जो बौद्ध की जो वो मिले हैं ना खंडहर, उस पे पूरे के पूरी दीवालों पे इनके स्तूप मिले हैं, बौद्ध की मूर्ति मिली है। और इतनी सारी मूर्तियां मिली हैं खुदाई पे बुद्ध की कि वो कोई ये नहीं कह सकता है कि वहां पे जैसे होता है ना कि अगर किसी चीज की खुदाई करो सरस्वती की निकलती है, तो आप एक छत्र में कह देंगे कि भैया ये सरस्वती का है, मतलब हिंदुओं का रहा होगा। दूसरी चीज है कि जो ये जितने भी आए थे ना ये घूमने के लिए, इत्सिंग, फाहियान, हाँ फाहियान और इत्सिंग, हेनसोंग, इनने अपने नोट्स में लिखे हैं। तो डायरी में उन्होंने लिखी, हाँ डायरी पे लिखे हैं। तो वो सारी चीजें देखिए, पुरातत्व जो है जब तक प्रॉपर वेरीफाई ना कर ले तब तक वो कोई चीज वो आगे नहीं। लेकिन मैंने नालंदा पे जो भी देखा ऑफिशियली, उसमें तो कंफर्म नहीं किया गया है कि ये बौद्धों का ही था। वो राइट विंग का काम है। मैंने देखा है। कहाँ पे देखा है? ऑफिशियली वेबसाइट पे, गूगल पे ही मैंने सर्च करके देखा था कि, जैसे आप मुझे बता दीजिए कोई सा भी वेबसाइट में चेक करूंगा।
मतलब उस पे मैं भेज दूंगा भैया के व्हाट्सएप पे, उस पे ये कंफर्म ही नहीं कहीं लिखा था कि फला का है, मतलब कंफर्म कुछ नहीं लिखा था। एक्चुअली क्या होता है कि आप जब किसी चीज की व्याख्या कर रहे हैं, जैसे भगत सिंह है, भगत सिंह की आप व्याख्या करेंगे तो जो आर्य समाजी होगा वो कहेगा उनके दादाजी हमारे आर्य समाजी थे, भगत सिंह के दादाजी आर्य समाजी थे तो कहेगा आर्य समाजी है। आप संघ पे जाइएगा आरएसएस को, वो भी उनको कहेगा कि हमारे वीर सावरकर नास्तिक थे, वो भी नास्तिक थे तो वो हमारे हुए। आप कम्युनिस्ट पे जाइए तो वो कहेंगे कि भैया वो तो लेटर लिख के गया है कि मैं नास्तिक क्यों हुआ, उसमें लिख के जा रहा है कि मैं कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हूँ, पढ़ता हूँ इसीलिए मैं कम्युनिस्ट हूँ, इसलिए मैं नास्तिक हूँ। तो सबके अपने अपने प्रमाण हैं, सबके अपने अपने, लेकिन वैलिड वही माना जाएगा जो उत्खनन और प्रमाण सबूत सामने आ रहा है, न कि मौखिक। आप समझ रहे हैं? तो मौखिक जो होती है ना उसमें सभी लोग अपने में लेने की कोशिश करते हैं उसको, लेकिन जो सबूत दिखता है उसको हम वैलिड मानते हैं।